kingdoms rose and fell even as this was happening. New art, arts, crafts, and production activities flourished in towns and villages over the centuries. Important the political and social economic developments एक मिनट में developments had taken place, but social change was not thus same everywhere because the different kinds of societies involved differently. It is important to understand how and why this happened. अगला। In large parts of subcontinent, society was already divided according to the rules of Varna. These rules are as prescribed by the Brahmans were accepted by the rulers of large kingdoms. The difference between the high and low, between the rich and poor, increased under the Delhi Sultans and the Mughals. This heri- hierarchy हायरार्की। हायरार्की। between social classes grew further. ओके, ये बता रहे हैं कि चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 में हमने ये देखा कि कैसे बड़ी बड़ी किंगडम्स बनी और कैसे पुरानी किंगडम्स मतलब टूट गई और कैसे फिर नई किंगडम्स बनी। देखा है ना हमने ऑलरेडी, कैसे सामंताज लोग खुद पावर में चढ़ गए पुराने किंग को हरा के, किस तरह से न्यू किंगडम्स आए, बाद में कैसे दिल्ली सुल्तान आए और उन्होंने पुराने किंग्स को हटा करके खुद दिल्ली पे रूल किया। उसके बाद किस तरह से मुगल्स आए। तो 2, 3, 4 में हमने ये देखा कि बड़ी बड़ी किंगडम कैसे बन रही थी और इन किंगडम्स में कितनी बड़ी बड़ी एक्टिविटीज हो रही थी। मुगल्स लोगों ने आर्ट क्राफ्ट, उसी तरह चोला किंगडम्स में भी आर्ट क्राफ्ट और ये सारी बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो रही थी। बड़े बड़े टेम्पल टाउन बन रहे थे। धीरे धीरे जो है वहां पर डेवलपमेंट हो रहा था, हर तरह का डेवलपमेंट, सोसाइटी डेवलप हो रही थी, अच्छी अच्छी कंस्ट्रक्शंस हो रहे थे चारों तरफ, लोग फार्मिंग डेवलप हो रही थी, इरिगेशन के नए नए तरीके आ रहे थे। चोला किंगडम में तो बहुत कुछ पढ़ा, ट्रेड पढ़ रहा था, कॉमर्स बढ़ रहा था, सब कुछ पढ़ा हम लोगों ने। अब ये बता रहे हैं कि सब कुछ हमने देखा है, बट हमें ये नहीं पता है कि उस समय इंडिया के लार्ज पार्ट के सोसाइटी जो थी वो ऑलरेडी वर्ना के रूल्स में डिवाइडेड थी। रूल्स ऑफ वर्ना क्या होते हैं? वर्ण एक तरह से टर्म यूज किया जाता है पुराने टाइम में क्लास के लिए, किस क्लास को आप बिलोंग करते हैं या किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। वर्ण का मतलब होता है आप ब्राह्मण वर्ण के हैं, क्षत्रिय के हैं, वैश्य के हैं, शूद्र हैं। तो वर्ना बेसिकली कास्ट सिस्टम था। तो अब हम ये पढ़ रहे हैं कि कैसे उस टाइम में सोसाइटीज कास्ट में डिवाइडेड थी। ये बता रहे हैं कि सोसाइटीज जब ये सारी चीजें हो रही थी, नई नई किंगडम्स आ रही थी, उनके साथ साथ लोग जो है वो कास्ट में भी डिवाइडेड थे। ऐसा नहीं है कि सब लोगों को इक्वल ट्रीट करते थे वो किंग लोग और या फिर नॉर्मल लोग वहां रहते थे सब लोग बराबर थे, ऐसा नहीं था। जो सोसाइटी थी किंगडम्स के टाइम में वो क्लासेस में डिवाइडेड थी, यानी वर्ना के हिसाब से लोग डिवाइडेड थे। और ये वर्ना यानी कौन किस कास्ट को बिलोंग करता है ये रूल्स ब्राह्मण लोग बताते थे। और ये जो लोग ब्राह्मण्स बताते थे सारे लोग उन्हीं चीजों को एक्सेप्ट भी कर लेते थे। हाई और लो के बीच में डिफरेंस था, रिच और पुअर के बीच में भी डिफरेंस था। और जब मुगल्स और दिल्ली सुल्तान आए रूल करने उस समय तो ये वर्ना सिस्टम और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि वर्ना सिस्टम एक्चुअली क्या होता है। किसी को पता है क्या होता है वर्ना सिस्टम? वर्ना सिस्टम का मतलब कास्ट में डिवाइड होना, यानी सोसाइटी डिफरेंशिएट करती है कि आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। और जो अपर कास्ट होती है यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय, वो वैश्य और शूद्र को अनटचेबल मानती थी, उनको टच नहीं करती थी और उनको उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाते थे। तो ये वर्ना सिस्टम हमारे सोसाइटी में बहुत पुराने टाइम से चलते चले आ रहा है। बियॉन्ड बिग सिटीज कौन पढ़ेगा? मैम मैं पढ़ूं? मैम क्या नहीं? ओके, उसके बाद दिव्या ने बोला था, Excuse दिव्या me, एंड ma'am. देन दिव्या एंड अच्छा यश का भी मैसेज आया था। चलो फिर अगला है दिव्या का टर्न, फिर यश का, फिर स्नेहा का। एक्सक्यूज मी मैम, मैं क्वेश्चन पूछना है मैम। जो बाबर का बेटा है हुमायूं, हम्म हुमायूं को शेरशाह सूरी ने कब हराया था? हुमायूं को शेरशाह सूरी ने आई थिंक बैटल ऑफ पानीपत में हुआ है। मुझे बैटल ऑफ चौसा और हुई थी। बाब नो नो नो, बैटल ऑफ चौसा हुई है। एक मिनट मैं चेक करके बताती हूँ, तब तक पढ़ो। कौन पढ़ रहा है? मम्मी। हाँ मैम पढ़ो और दिव्या। बाबर ने तो 1527 बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था ना? ना बेटा, तुम हुमायूं और शेरशाह सूरी की बात कर रहे हो, बाबर की बात नहीं कर रहे हो। शेरशाह सूरी नहीं, और मुझे दोनों से रिलेटेड था।
बैटल ऑफ चौसा, आई वाज करेक्ट, बैटल ऑफ चौसा में 1540 की बात है, उसमें शेरशाह सूरी ने मुगल एम्परर हुमायूं को हराया था। चलो चलो चलो, क्या पता चल Beyond गया? big cities, tribal societies. Yes. ओके, हाँ एक मिनट दिव्या, बैटल ऑफ चौसा है 1539 से शुरू हुई थी बैटल ऑफ चौसा, और उसमें क्या हुआ था कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था, जो कि किसका बेटा था? बाबर का। और बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई तो उसमें हुई थी, पानीपत पे। 1526. ईयर बेटा मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा, मैं बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हूँ ईयर के साथ में। हाँ, पढ़ो दिव्या। Beyond big cities, यस tribal करेक्ट, societies. 1526, बियॉन्ड बिग सिटीज हाउएवर ट्राइबल सोसाइटीज। There were, however, other kinds of societies as well. Many societies in the subcontinent did not follow the social rules and rituals prescribed by the Brahmas, nor were they divided into numerous unequal classes. Such societies are often called tribes. ओके, ये बोल रहे हैं सोसाइटी में 4 तरह के लोग रहते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसके अलावा अलग तरह की सोसाइटीज भी एग्जिस्ट करती थी। बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज थी जहां पर ये वाले सोशल रूल्स फॉलो नहीं होते थे, वो थे ट्राइब्स। यानी नॉर्मल लोग जो शहरों में रहते थे, गांव में रहते थे, वो ये ब्राह्मण वाला सिस्टम फॉलो करते थे। ठीक है, लेकिन जो लोग जंगलों में रहते थे, ट्राइब्स वगैरह, ट्राइब्स में ये सिस्टम नहीं फॉलो होता था। कौन सा सिस्टम? वर्णा सिस्टम। ट्राइब्स के बीच में कभी भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाला डिवीजन नहीं होता था, क्योंकि वो लोग जंगलों में रहते थे या फिर इंटीरियर में कहीं रहते थे, और वो लोग ये ब्राह्मण्स के सिस्टम को नहीं मानते थे। जो लोग सिटीज में रहते थे, किंगडम्स में रहते थे, वही लोग ये वर्णा सिस्टम को फॉलो करते थे। ठीक है, इसी तरह ट्राइब्स जो थे वो अनइक्वल क्लासेस में डिवाइडेड नहीं थे, और वो अनइक्वल क्लासेस में डिवाइडेड नहीं थे, ऐसे लोगों को ट्राइब्स बोलते थे। बोलेंगे कि ट्राइब्स में क्या वर्णा सिस्टम फॉलो होता था? बताओ। No, ma'am. ओके, आगे पढ़ो दिव्या। Members of each tribe were united by the kinship bonds. Many tribes obtained their livelihoods from agriculture, others were hunter gatherers or herders. Most often, they combined these activities to make full use of the natural resources of the area in which they lived. Some tribes were nomadic and moved from one place to another. A tribal group controlled land and pastures jointly and divided these amongst households according to its own rules. हाँ, ट्राइब्स लोग थी वो नॉर्मल वर्णा सिस्टम को फॉलो नहीं करती थी, तो वर्णा सिस्टम के हिसाब से काम भी नहीं करते थे। कि क्षत्रिय का काम है रूल करना, ब्राह्मण का काम है पूजा पाठ करना, पढ़ाई करना, वैश्य का काम है ट्रेड करना, शूद्र का काम है एग्रीकल्चर मैनुअल जॉब करना और लोगों के घरों में सफाई करना। वर्णा सिस्टम के हिसाब से सोसाइटी में काम भी डिवाइडेड थे, लेकिन ट्राइब्स लोगों की सोसाइटी में वर्णा सिस्टम नहीं चलता था। वो लोग क्या करते थे, उनके अपने अलग खुद के रूल्स और रेगुलेशंस होते थे। वो लोग क्या करते थे, पहली बात तो वो हंटर गैदरर्स होते थे, और एग्रीकल्चर भी करते थे वो लोग बहुत जगह पर, बट वो लोग घूम घूम के झूम कल्टीवेशन करते थे, उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। वो हंटर गैदरर्स भी थे, उनके पास में हर्डर्स भी थे, मतलब वो लोग जानवरों को भी पालते थे, और ये लोग बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते थे जहां पर भी ये रहते थे। मतलब जो भी पेड़ों से गिरता था उसे कलेक्ट करते थे, जानवरों को पालते थे, खेती भी करते थे शिफ्ट होकर के। ये जो ट्राइब्स होती थी ये नोमैडिक होती थी, मतलब घूमती रहती थी, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, और ये लोगों के पास में लैंड और पास्चर्स भी ये लोग कंट्रोल करते थे, और जहां पर भी ये लोग घूमते थे वहां पर लैंड और पास्चर्स का अच्छे से यूज करते थे। ट्राइबल ग्रुप में एक अच्छी बात क्या थी कि ये सब लोग के रिसोर्सेज जॉइंट होते थे, मतलब लैंड और पास्चर्स सब लोग मिल करके उसको यूज करते थे। ऐसा नहीं होता था कि ये मेरा है वो तुम्हारा है। और ये लोग जो भी चीजें उगाते थे या जो भी चीजें लोग कलेक्ट करते थे वो डिवाइड होती थी कैसे, सबके उनके अपने रूल्स के हिसाब से, कि ट्राइब्स के खुद के रूल्स होते थे कि किसको क्या मिलेगा, किसको कितना मिलेगा। ये लोग उस हिसाब से अपने रूल्स के हिसाब से आपस में चीजें बांटते थे, वरना सिस्टम को फॉलो नहीं करते थे। चलो आगे, यश का टर्न आ गया, पढ़ो यश। मैनी लार्ज ट्राइब से पढ़ना है। कहाँ हो यश? तुम
तुम क्लास में आके क्लास में नहीं रहते हो ना लड़के? यस मैम। कहाँ थे? वेन्यू नहीं था। जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? इतनी देर से बुला रही हूँ। मैम दिया तो था। पढ़ना शुरू करो मैनी लार्ज ट्राइब से। अब की बार गायब, वीडियो ऑन करो, चलो देखते रहोगे गायब हो रहे हो कि नहीं। सब लोग वीडियो ऑन करो, चलो पढ़ना शुरू करो मैनी लार्ज ट्राइब से। मैम सब मैम लोग मैनी ही सब वही लार्ज ट्राइब। Many large tribes thrived in the different parts of subcontinent. बोलो। ट्राइब मतलब रह रहे थे। यस मैम वहीं से पढ़ रहा था। मैनी लार्ज thrived on in different parts of subcontinent. They use desert and places. They usually lived in forest, hills, desert Sometimes and they places too clashed with difficult to reach. ओके, तुम्हारी आवाज कट रही है तो तुम मत पढ़ो, मैं ही पढ़ देती हूँ। sometimes तुम्हारी आवाज बहुत बेटा कट कट के आ रही है, तो अभी म्यूट रहो। तुम एक काम, इसने यहाँ पढ़ो मैनी लार्ज ट्राइब से। Many large tribes thrived in different parts of the subcontinent. They usually lived in forests, hills, deserts, and places difficult to reach. Sometimes they clashed with the more powerful caste-based societies. In various ways, the tribes retained their freedom and preserved their separate culture. सेपरेट But कल्चर। the caste-based and tribal societies also dependent on each other for their diverse needs. This relationship of conflict and dependence gradually caused both societies to change. तो हमें ये देख लिया कि ट्राइबल लोग क्या करते थे। हंटर गैदरर्स थे, पेस्टोरलिस्ट थे वो लोग। उनके पास हर्डर्स थे और वो लोग जो भी चीज कलेक्ट करते थे फॉरेस्ट से, उसको वो आपस में मिल बांट करके खाते थे और वो वर्ना सिस्टम को नहीं फॉलो करते थे। ट्राइब्स लोग रहते कहाँ थे? ये लोग जंगलों में रहते थे, हिल्स में रहते थे, डेजर्ट में रहते थे और उन जगहों पर रहते थे जहां पर आप आसानी से नहीं पहुंच सकते। ठीक है। और क्या होता था, कभी कभी ये लोग उस इलाकों के आसपास भी रहते थे जहां पर कास्ट बेस्ड सोसाइटीज रहती थी, यानी जो लोग वर्ना सिस्टम फॉलो करते थे। उन इलाकों में जब ट्राइब्स लोग भी रहते थे तो इनके बीच में झगड़े हो जाते थे, तो समटाइम्स दे क्लैश्ड विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटी। जो नॉर्मल सोसाइटी थी वो ट्राइब्स को क्या देखती थी? जंगलियों की तरह देखती थी कि ये लोग वर्ना सिस्टम को भी नहीं फॉलो करते हैं, मिल बांट के रहते हैं, इनके यहाँ अलग रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं, जंगलों में रहते हैं तो ये जंगली हैं। जो नॉर्मल सोसाइटीज के लोग थे जो किंगडम में रहते थे, वो ट्राइब्स को बहुत बार उनसे उनके झगड़े भी हो जाते थे, लेकिन फिर भी ट्राइब्स पीछे नहीं हटती थी, वो अपनी फ्रीडम रिटेन करती थी। मतलब क्योंकि जो किंगडम के लोग थे वो भी चाहते थे कि ट्राइबल्स भी हमारी तरह वर्ना सिस्टम को फॉलो करने लगे, लेकिन ट्राइब्स ऐसा नहीं करती थी। ट्राइब्स अपनी फ्रीडम को प्रिजर्व करती थी, अपने कल्चर को अपने हिसाब से चलाती थी, वो चेंज नहीं होते थे और वर्ना सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करते थे। कास्ट बेस्ड सोसाइटी और ट्राइबल सोसाइटीज दो अलग अलग तरह की सोसाइटी थी। कास्ट बेस्ड सोसाइटी में कोई भी जो वैश्य था उसको ब्राह्मण की पोजीशन लेना अलाउड नहीं था, शूद्र था उसको किंग बनना अलाउड नहीं था। लेकिन ट्राइबल सोसाइटीज में कास्ट का कोई फंडा ही नहीं था, आप जिस तरह का आप जितने एबल हैं वो काम आप कर सकते हैं। लेकिन ट्राइब्स की सोसाइटीज और नॉर्मल सोसाइटीज यानी कास्ट बेस्ड सोसाइटीज, ये दोनों सोसाइटीज एक दूसरे पर डिपेंडेंट थी। फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल लोग फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को बहुत यूज करते थे, तो उनसे अगर किसी को फॉरेस्ट वाला कोई सामान चाहिए तो उनको ट्राइबल्स के पास जाना पड़ता था। सिमिलरली ट्राइबल्स लोग कपड़े नहीं बनाते थे और वो लोग नॉर्मल सोसाइटीज में फर्नीचर नहीं बनाते थे और छोटी मोटी खाने की चीजें वो उनको नॉर्मल कास्ट बेस्ड सोसाइटी से लेनी पड़ती थी, क्योंकि ट्राइब्स लोग वो हर काम नहीं करते थे जो लोग किंगडम के लोग करते थे, क्योंकि किंगडम के लोग ज्यादा रिच थे और ट्राइब्स को अपनी कुछ जरूरतों के लिए कास्ट बेस्ड सोसाइटी पर भी डिपेंड रहना पड़ता था। अब पढ़ना है हु वर ट्राइबल पीपल, जो मैं ही पढ़ देती हूँ। तो आगे है ट्राइबल पीपल कौन है। ट्राइब्स के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको लिखी हुई नहीं मिलती है, क्योंकि ट्राइब्स की जो भी स्क्रिप्ट है, यानी ट्राइब बहुत सारी ट्राइब्स को तो पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए वो लोग कुछ ऐसा रिकॉर्ड छोड़ के नहीं गए हैं जिसको पढ़ के हम ये बता सके कि वो कैसे थे। दूसरा, वो लोग जो भी स्क्रिप्ट जानते थे वो हम नहीं पढ़ पाते। हमें किसी ट्राइबल की कोई लैंग्वेज समझ आती है?
गलालाऊ वाली, वो कुछ भी बोलते हैं, हमने को तो समझ आता नहीं है। हम लोग तो नॉर्मल कास्ट बेस्ड सोसाइटी में रहते हैं। तो यानी ट्राइब्स लोग जो थे, उनके बारे में बहुत कम चीजें ऐसी हैं जो हमें मिलती हैं, क्योंकि वो लोग कोई रिटन रिकॉर्ड छोड़ के नहीं गए हैं। जो लोग नॉर्मल सोसाइटी में रहते थे, उनमें तो बहुत सारे क्रॉनिकलर्स होते थे, ट्रैवलर्स होते थे, जैसे हेनशांग, फायान, या फिर उनके यहाँ राइटर्स होते थे, तो वो लोग रिकॉर्ड रखते थे। हमें उससे हिस्ट्री के बारे में, नॉर्मल सोसाइटी के बारे में पता चल जाता है। लेकिन जो लोग जंगलों में रहते थे, उन्होंने कोई रिकॉर्ड तो छोड़े नहीं है, और उनकी लैंग्वेज किसी बहुत कम लोगों को आती है। उन लोगों ने जो चीजें अगर कहीं लिख के भी गए हैं, तो भी वो पढ़ नहीं पाते हैं। ट्राइब लोग क्या करते थे? ट्राइब लोग कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं रखते थे। मोस्टली उनके कस्टम्स जो होते थे वो ओरल होते थे। मतलब वो अपने जो भी अपने से छोटे लोग हैं, उनको वो बोल करके ही अपने ट्रेडिशंस और कस्टम्स बताते थे। अगर उन्हें कुछ पढ़ाना भी है तो वो बोल करके ही पढ़ाते थे, लिखाते नहीं थे। तो प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस का जो काम है वो ये है कि वो अब ओरल ट्रेडिशंस को, जो ट्राइब्स लोग जो ओरल लैंग्वेज बोलती हैं, वो अब उसको समझ करके लिखना उन्होंने शुरू कर दिया, ताकि ट्राइब्स के बारे में हिस्ट्री फ्यूचर जनरेशंस को मिल जाए। लेकिन पहले ऐसा कुछ था नहीं, तो पुरानी ट्राइब्स के बारे में हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन आजकल हिस्टोरियंस क्या करते हैं, जो ट्राइब्स मुंह से बोलती हैं, वो लोग जाते हैं, उनकी लैंग्वेज सीखते हैं, उनसे मिलते हैं, और उनकी बातों को अब वो नोट करने लगे हैं। बट पुराने जमाने का बहुत ज्यादा ट्राइब्स का रिकॉर्ड हमारे पास में नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कि जो ट्राइब है वो ऑलमोस्ट हर रीजन में रहती थी, पूरे इंडिया के या पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब इंडिया और इंडिया के आसपास वाली कंट्रीज। तो उनका जो जो टाइप थे, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग एरियाज में रहते थे, क्योंकि वो नोमैडिक होते थे। लेकिन कुछ जो पावरफुल ट्राइब्स हैं, वो बड़े बड़े एरियाज को भी कंट्रोल करते थे। जैसे कि पंजाब में एक ट्राइब है, उसका नाम है खोखार। तो खोखार एक ट्राइब है जो बहुत अब उसको कोई खूंखार नहीं समझेगा, ठीक है? तो पंजाब में एक ट्राइब है, उसका नाम है खोखार, जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल थी। मतलब वो लोग बहुत बड़े टेरिटरी को कंट्रोल करते थे 13th और 14th सेंचुरी में। लेटर एक ट्राइब थी जिसका नाम था गखार्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे उसी रीजन में। गखार ट्राइब का जो चीफ था, उसका नाम था कमाल खान गखार, ठीक है? और उसको तो मुगल एम्परर ने अपना नोबल भी बनाया था। मतलब नोबल मतलब आप अपने लॉर्ड की पोस्ट देते, जैसे किंग लोग अपने अंडर ढेर सारे मिनिस्टर्स और लॉर्ड रखते हैं ना, उसी तरह मुगल किंग्स अपने अंडर नोबल्स को रखते थे, यानी उनके मिनिस्टर्स को नोबल बोला जाता था। एम्परर अकबर ने तो एक ट्राइब के जो चीफ है, यानी कमाल खान गखार, उनको उन्होंने अपना नोबल भी बनाया था, मनसबदार, ठीक है? मनसब का मतलब होता है पोस्ट। मनसबदार का मतलब ऐसा आदमी जिसको मुगल एम्परर ने कोई अच्छी पोजीशन दी हो। मुल्तान और सिंध the लंघास एंड अरघुन्स डोमिनेटेड, यानी और मुल्तान और सिंध वाला इलाका जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, मुल्तान और सिंध, वहां पर लंघास और अरघुन्स ट्राइब भी रहती थी। ये सब ट्राइब के नेम है, गखार, खोखार, लंघास, अरघुन्स। ये वो ट्राइब्स हैं जो काफी पावरफुल थी। उसके अलावा एक और ट्राइब थी, उसका नाम है बलोची, ठीक है? उसी ट्राइब के नाम पे एक जगह है आज, उसका नाम है बलोचिस्तान। बलोच ट्राइब वहां रहती थी, वो भी काफी लार्ज और पावरफुल ट्राइब थी। ये देखो, ये पूरा सामने वो बना हुआ है फोटो, और उसमें देखो हर जगह ट्राइब का नेम लिखा हुआ है। यहाँ जम्मू है, आज फिलहाल जो पाकिस्तान वाला इलाका है, वहां पर गखार, खोखार, झंझुआ, लंघास, अरगुंज, ये सब नाम लिखे हुए हैं, यानी इंडिया के थोड़ा सा बगल पाकिस्तान के साइड में। और इंडिया में भी नीचे देखो, रिवर्स के नीचे नाम लिखा हुआ है, बीचों बीच में इंडिया के जो नाम लिखा हुआ है, भील, गोंड, बैगा, चिरोन, मुंडा। तो ये सब ट्राइब के नेम है। जिस पोजीशन पे ट्राइब पाई जाती है, यानी इंडिया के जिस जगह पे ट्राइब पाई जाती है, वहां पर ये नाम लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है किसी को कहाँ लिखा हुआ है नाम? तो ये सारे ट्राइब के नेम है, इंडिया के मैप में उस जगह लिखे हुए हैं जहां जहां ये ट्राइब रहती हैं। अगर तुम चाहो तो इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप होता है, जिसमें पूरे स्टेट्स डिवाइडेड होते हैं, उसको इसके बगल में रख के देख सकते हो, तो तुमको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस स्टेट में रहते हैं ये ट्राइब। फॉर एग्जाम्पल, जहां पर भील लिखा हुआ है, भील दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. भील्स तुम लोग इंडिया के पॉलिटिकल मैप, यानी वो जो जिसमें स्टेट्स और सिटीज के नेम लिखे होते हैं, उससे जब मैच करोगे तो पता चलेगा कि भील एमपी में है, क्योंकि ये एमपी वाली जगह Yes, पर भील ma'am. लिखा हुआ है। तुम इसे मैच कर सकते हो आराम से। जहां पर नागाज लिखा है, अहोम लिखा है, वो सब नागालैंड और आसाम वाला रीजन है। तो Ma'am, ये थे, Jatwas, Gujarat जातवाज है, से हैं। गोंड है, ये सारी ट्राइब है। बट ऑल्दो हमें इनके इतने नाम याद नहीं करने, जो जो इम्पोर्टेंट नेम आएंगे वो हमें याद करने हैं। पिता खोखार, ठीक है? और अभी तक हमने कितनी पढ़ ली है? खोखार पढ़ ली है, गखार पढ़ ली है, उसके अलावा लंघास पढ़ ली है, अरगून पढ़ ली है, बलोच पढ़ ली है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ी अंदर की ट्राइब के बारे में। कहाँ थे? हाँ हाँ, बलोच भी बहुत पावरफुल ट्राइब थी।
नॉर्थ वेस्ट में यानी पाकिस्तान के साइड। बलोच भी बहुत सारे छोटे छोटे क्लैंस में डिवाइडेड थी, यानी जो बड़ी ट्राइब्स होती थी वो काफी पावरफुल होती थी। वो वो बड़ी ट्राइब भी फिर छोटे छोटे क्लैंस में डिवाइड होती थी, फिर उस क्लैन का अलग चीफ होता था। ट्राइब जितनी बड़ी होती थी उसका सिस्टम उसी तरह का होता था, मतलब अलग अलग ट्राइब अलग अलग तरह से रहती थी। वेस्टर्न हिमालय में एक शेफर्ड ट्राइब रहती थी, जो वेस्टर्न हिमालय मतलब अभी फिलहाल जो हिमाचल प्रदेश वाला इलाका है, उनका नाम था गद्दीज। गद्दी ट्राइब शेफर्ड यानी वो लोग भेड़ बकरियां चराते थे। ठीक है। डिस्टेंस नॉर्थ ईस्ट में एक ट्राइब यानी नॉर्थ ईस्ट वाले जहाँ पर आजकल आसाम मणिपुर ये वाले इलाके हैं, वहां पर कुछ ट्राइब्स रहती थी, उनके नाम है नागाज, अहोम्स और मेनी अदर्स। ठीक है। इसी तरह मेनी एरियाज जो कि प्रेजेंट डे बिहार और झारखंड में है, वहां पे भी ट्राइब रहती थी, जिसमें एक चिरो है, चिरो ट्राइब है। उस चिरो ट्राइब के जो चीफ थे वो थे राजा मान सिंह, जो कि अकबर के फेमस जनरल थे। इस तरह हम ये नहीं कह सकते कि ट्राइब्स लोगों का नॉर्मल लोगों से बिल्कुल भी लेना देना नहीं था। कुछ ट्राइब्स लोग थे, जैसे गख्खा ट्राइब देखी, वो भी अकबर के नोबल थे। राजा मान सिंह देखा, वो भी चिरो ट्राइब से थे, वो भी अकबर के फेमस जनरल थे। बहुत सारे ट्राइब्स के लोग नॉर्मल किंग लोगों के अंडर भी काम करते थे, बट ट्राइब्स अपने आप को आइसोलेटेड ही रखती थी, वो बहुत ज्यादा नॉर्मल लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते थे और वर्ना सिस्टम को फॉलो नहीं करते थे। कुछ कुछ ट्राइब्स है जो इंटरेक्ट करती थी, जैसे चिरो ट्राइब हो गई, ये अकबर से इंटरेक्ट करते थे। ठीक है। उसके अलावा क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ मैं क्या बोल रही थी, हाँ अकबर के जो चिरो के जो चीफडम्स हैं वो 12th सेंचुरी में काफी फेमस हो गए थे। और जो अकबर के जो फेमस जनरल थे राजा मान सिंह, उन्होंने, सॉरी मैंने गलत बता दिया, अकबर के जो मेजर फेमस जनरल थे उनका नाम था राजा मान सिंह, वो चिरो ट्राइब से नहीं थे। उन्होंने एक्चुअली चिरो ट्राइब को हराया था 1591 में। और इस तरह से जो कभी कभी होता था ना मुगल्स किंग की, वो ट्राइब लोगों से झगड़े भी हो जाते थे। ठीक है। राजा मान सिंह ने जब चिरो ट्राइब को हराया तो अकबर ने जो चिरो ट्राइब का पूरा एरिया था वो अपने कंट्रोल में कर लिया। इसी तरह बहुत बार क्या करते थे राजा लोग, ट्राइब्स को हरा करके उनको उनके एरिया को कंट्रोल भी कर लेते थे। इसीलिए ट्राइब्स लोगों की राजा लोगों से बहुत बार झगड़े भी हो जाते थे। ठीक है। क्या हुआ कि जब उन्होंने उनको हरा दिया तो बहुत सारा पैसा ट्राइब से उन लोगों ने वसूला, किसने, अकबर ने। और फिर उनको उन्होंने, लेकिन पूरी तरह से उन ट्राइब के सिस्टम को उन्होंने खत्म नहीं किया। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप ट्राइब हो, इन जगह पे रहते हो, आप रह लो, लेकिन आपको इनको पैसे देने पड़ेंगे। फिर जब औरंगजेब का टाइम आया तो औरंगजेब ने भी अकबर के बाद कुछ सालों के बाद, जब अकबर का बेटा जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर जब उसका बेटा औरंगजेब किंग बना, तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने मुगल फोर्सेस ने फिर उनके टाइम पे भी चिरो के सारे किलों को कैप्चर कर लिया और उस ट्राइब को परेशान किया। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि ट्राइब लोगों पे जो किंग लोग हैं वो बहुत अत्याचार भी करते थे, उन पे अटैक करके उनके एरियाज को कंट्रोल भी कर लेते थे। ठीक है। उसके अलावा एक दो ट्राइब और है जिनके नाम हमें पता है चिरो के अलावा, जैसे कि मुंडा और संथाल। ये वो ट्राइब हैं जो कि उड़ीसा और बंगाल में रहते थे। मुंडा का नाम सुना है, बिरसा मुंडा का नाम किस किसने सुना है? बिरसा मुंडा का नाम सुना है किसी ने? No, ma'am. ओके। तो बंगाल और उड़ीसा में दो ट्राइब रहती थी, वो थी मुंडा और संथाल्स। ठीक है। संथाल और मुंडा ट्राइब बंगाल वाले रीजन में रहती थी। ये लोग भी अपने उनके खुद के रूल्स फॉलो होते थे। मुंडा ट्राइब के जो हेड थे वो थे बिरसा मुंडा। और लोग ऐसा मानते थे कि बिरसा मुंडा के पास में ना मैजिकल पावर्स थी, वो गॉड से बात कर सकते थे। ठीक है। तो ट्राइब्स लोगों में अलग अलग कहानियां भी फेमस थी, अलग अलग जगह के अलग अलग ट्राइब्स हैं। उसी तरह महाराष्ट्र और कर्नाटका में जो ट्राइब रहती थी उसका नाम था कोली। ठीक है। कोलीज, कुछ कोलीज गुजरात में भी रहते थे। ये आपको अलग अलग जगह पर जो अलग अलग ट्राइब रहते हैं उनके नाम बताए गए हैं। ठीक है। उसके अलावा एक बहुत बड़ी ट्राइब है, उसका नाम है भील, जो हमने अभी अभी ऊपर देखा था। भील कहाँ रहती है? सेंट्रल इंडिया में, जैसे कि एमपी में। ठीक है। लेकिन भील ट्राइब के बारे में क्या अच्छी बात है कि भील ट्राइब में कुछ लोग एग्रीकल्चर भी करते थे और भील ट्राइब में कुछ लोग जमींदार भी थे। ठीक है। और उसके अलावा एक और ट्राइब है, उसका नाम है गोंड, जो कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में रहती है आज के टाइम पे। गोंड लोगों का भी अपना कल्चर है, गोंड लोगों की तो पेंटिंग्स वगैरह भी बहुत अच्छी है, फेमस है। गोंड लोग छत्तीसगढ़ के इलाके में रहते थे, वो भी नोमैड्स की लाइफ जीते थे और कुछ लोग खेती भी करते थे उनमें। तो अलग अलग जगह की अलग अलग ट्राइब आपने याद करनी है। गोंड छत्तीसगढ़ में रहते हैं और भील सेंट्रल इंडिया में यानी मध्य प्रदेश में रहते हैं। उसके अलावा बकरवाल्स, गद्दी हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, होम्स नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं।
उसके अलावा अभी हमने किस ट्राइब के बारे में पढ़ा था, संथाल्स के बारे में पढ़ा था। संथाल ट्राइब और मुंडा ट्राइब ये कहाँ रहते हैं, वेस्ट बंगाल उड़ीसा में रहते हैं। इसके अलावा चिरोज ट्राइब, चिरोज भी बिहार के आसपास आई थिंक ये ट्राइब है। तो ये सारी तुम लोगों को ट्राइब्स के बारे में कुछ जो क्वेश्चन आएंगे वो हमें याद करना है। ये देखो, ये है एक पेंटिंग है जो ये दिखा रही है कि भील की जो हंटिंग है, डियर बाय नाइट, कैसे भील लोग नाइट में जो डियर है उनको हंट कर रहे हैं। ट्राइबल के बारे में जो ऊपर जो पेंटिंग्स है वो भी बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग होती है, कैसे ये लोग सारी चीजें करते थे। ठीक है, उसके अलावा ट्राइब्स में एक और ट्राइब थी जिनका नाम था बंजारास। वो काफी वो बंजारा ट्राइब क्या थी, तुम लोगों ने बंजारा नाम तो सुना ही होगा। Yes, ma'am. बंजारा ट्राइब का मेन काम क्या होता है, वो घूमते रहते थे और वो ट्रेडर थे। मतलब वो घूम घूम करके अपनी चीजें बेचते थे लोगों को। तो वो लोग जो भी सामान कलेक्ट करते थे फॉरेस्ट वगैरह से, घूम घूम करके वो लोगों को बेचते थे। तो बंजारा ट्राइब का जो कारवां था, यानी जिस ग्रुप में वो चलते थे, उसको ठंडा बोलते थे। क्या बोलते थे? ठंडा। समझ गए? तो सुल्तान सुल्तान एक थे, उनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। कहाँ पढ़ा है हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी को? सुल्तानेट पीरियड में। मैम अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक टाउन बनाया था अपने सोल्जर्स का, गैरसन टाउन। हाँ, और अलाउद्दीन खिलजी आपने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा है। ठीक है, Yes, ma'am. मैम और उन्होंने ब्रिज बनाया था जिसमें टैक्सेस नहीं है। करेक्ट। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो है, उन्होंने बंजारा ट्राइब को वो उन्होंने बंजारा ट्राइब की मदद से वो लोग ग्रेन को सिटी मार्केट्स में पहुंचवाते थे। वो यानी अलाउद्दीन खिलजी बंजारा ट्राइब्स का बहुत यूज करते थे। उनके टाइम में बंजारा ट्राइब एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर के पहुंचाते थे। एम्परर जहांगीर ने भी अपने मेमोर मतलब अपनी यादों में, अपने कलेक्शन में ये लिखा हुआ है कि बंजारा जो ट्राइब होती थी वो ग्रेन और मतलब यानी खाने पीने का सामान बुलक कार्ट से डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में ले जाती थी और वहां ले जाकर के बेचती थी टाउन्स में। ठीक है, ओके। वो लोग फूड ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करते थे। और बेटा एक मिनट होल्ड करना। हाँ, तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी बंजारास को बहुत यूज किया है। उसी तरह जहांगीर ने भी बोला है कि बंजारास जो है वो लोग अपने बुलक के ऊपर जो है सामान ले जाते थे और अलग अलग एरियाज में, टाउन्स में वो उनको बेचते थे। ट्रांस फूड ग्रेन को मुगल आर्मी तक भी पहुंचाते थे। मिलिट्री कैंपेन, जब मुगल आर्मी किसी और पे लड़ाई करने जाती थी उस टाइम पे भी बंजारा लोग सामान लेकर के दूसरी जगहों पे जाते थे, उनको पहुंचाते थे। ठीक है, लार्ज आर्मी के लिए, यानी जितनी लार्ज आर्मी मुगल्स की थी, देयर कुड बी 1 लाख बुलोक्स कैरिंग ग्रेन। 1 लाख तक बैलगाड़ी जाती थी सामान पहुंचाने के लिए। इसी तरह बहुत सारी ट्राइब थी जो किंग लोग यूज भी करते थे। ठीक है, एक इंग्लिश ट्रेडर है पीटर मुंडी। जब वो इंडिया आए 17th सेंचुरी में, उन्होंने बंजारा ट्राइब्स के बारे में, जब उन्होंने बंजारा ट्राइब्स को देखा तो उन्होंने बंजारा ट्राइब के बारे में एक चीज लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? इन द मॉर्निंग वी मेट अ तंडा ऑफ बंजारास। एक सुबह मैंने, तंडा मतलब कारवां जिसमें बंजारा चलते थे, मैंने एक बंजारास का तंडा देखा जिसमें 14,000 बैल थे और उस सारे के सारी बैलगाड़ी के ऊपर व्हीट, राइस, ऐसी बड़ी बड़ी चीजें लदी हुई थी। बंजारास जो है वो हाउस होल्ड में अपना सारा घर का सामान अपनी बीवी बच्चों के साथ चलते थे, यानी वो पूरी फैमिली ही एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। एक तंडा यानी एक कारवां में बहुत सारी फैमिलीज होती थी, उनके रहने का तरीका सिमिलर था और वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। उनके पास में बैल होते थे। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने बंजारा ट्राइब के बारे में पीटर मुंडी ने लिखी हुई है। हमें इससे बंजारा ट्राइब के बारे में पता चलता है। उसके अलावा क्या है? उसके अलावा बहुत सारी पेस्टोरल ट्राइब्स थी, यानी वो ट्राइब भी थी जो लोग जानवरों को बेचती थी। जो लोग जानवरों को पालते थे फिर उनको बेच के वो लोग पैसे कमाते थे, जैसे कि कैटल, हॉर्सेस। ठीक है, डिफरेंट कास्ट ऑफ पेडी पेडलर्स आल्सो ट्रेवल फ्रॉम विलेज टू विलेज। छोटे मोटे जो लोग, वो पेडी पेडलर्स मतलब छोटे मोटे जो लोग ट्रेडर होते हैं, वो लोग भी एक विलेज से दूसरे विलेज घूम घूम करके ट्रेड करते थे। They made sold wear such as rope, reed, straw matting, cord sacks। और ये लोग अलग अलग चीजें बेचते थे, जैसे बना बनाया सामान, रस्सियां, चटाई, और सैक्स का मतलब बोरे। इस तरह की चीजें ये लोग सारे लोग बेचते थे, जो कि इधर उधर घूम घूम करके बेचते थे। Sometimes mendicants acted as a wandering merchant।
कभी कभी ऐसा जो भीख मांगने वाले लोग, भिक्षु लोग थे, वो लोग भी एक्टिंग करते थे कि वो भी वॉन्डरिंग मर्चेंट्स है। There were cast of entertainers who performed in different towns. उसके अलावा टाउन्स में डिफरेंट डिफरेंट तरह के एंटरटेनर्स भी घूमते थे। कभी आपने बचपन में देखा है बंदर नचाने वाले घूमते रहते हैं इधर से उधर बंदर को लेके? Yes, ma'am. तो उस तरह की Yes, बातें कर ma'am. रहे हैं कि टाउन्स में किस किस तरह के लोग आते थे। तो हमने सब कुछ देखा है कि टाउन में कैसे ट्रेडर्स होते थे। हमने देखा कि टाउन्स के अंदर क्या होता था, दो तरह के लोग होते थे। एक तो वो लोग होते थे टाउन्स के अंदर जो लोग वर्ना सिस्टम को फॉलो करते थे। उसके अलावा ट्राइब्स रहती थी जो टाउन्स में जंगलों में रहती थी, वो लोग वर्ना सिस्टम नहीं फॉलो करते थे। फिर हमने डिफरेंट ट्राइब्स के बारे में पढ़ा कि अलग अलग एरिया में अलग अलग ट्राइब रहती है। ठीक है, जैसे कि हमने बलोच के बारे में, अंगास के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने क्या बोलते हैं गखार ट्राइब के बारे में पढ़ा। ये सब नॉर्थ ईस्ट वो पाकिस्तान पंजाब वाले इलाके में रहती थी ये सारी ट्राइब्स। उसके अलावा सेंट्रल इंडिया में भील रहती थी। उसके अलावा गद्दी, बकरवाल, संथाल, कोल, मुंडा, और उसके अलावा अहोम, इतनी सारी ट्राइब्स के बारे में हमने पढ़ा कि अलग-अलग जगह रहती हैं। फिर क्या होता है, कुछ ट्राइब्स, बंजारा ट्राइब के बारे में पढ़ा, वो ट्राइब जो घूम-घूम करके सामान सब जगह बेचती थी। इसके बारे में अलाउद्दीन खिलजी ने भी लिखा है, जहांगीर ने भी लिखा है। तो ये लोग उन ट्राइब को यूज़ करते थे। बंजारा ट्राइब के अलावा एक और बंजारा ट्राइब के बारे में पीटर मुंडी ने ये भी लिखा हुआ है कि वो लोग किस तरह से सामान पहुँचाते थे जब वो मुगल्स की आर्मी को भी सामान पहुँचाते थे, अलग-अलग टाउन में भी ट्रेड करते थे। फिर बंजारास के अलावा अलग-अलग टाउन्स में कुछ एंटरटेनर्स भी घूमते थे, लोगों को एंटरटेन करते थे। उसके अलावा छोटे-मोटे ट्रैवलर्स भी घूमते थे जो लोग सामान बेचते थे, जैसे कि रस्सी हो गई, चटाई हो गई, इस तरह के सामान लेकर के वो अलग-अलग शहरों में बेचते थे। उसके अलावा कुछ ऐसी ट्राइब भी थी जो कि जानवरों को पालती थी और वो जगह-जगह हॉर्सेस को, एलिफेंट्स, इन लोगों को वो बेचते थे। समझ में आ गया ट्राइब्स के बारे में हमें काफ़ी कुछ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके। अब हमारा उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ नई ट्राइब्स के बारे में, यानी चेंजिंग सोसाइटी। कि अभी तक की सोसाइटी कैसी थी वो तो हमने पढ़ लिया कि अलग-अलग ट्राइब्स अलग-अलग इलाके में रहते हैं, पेस्टोरल हैं, हंटर गैदरर हैं, उनके रूल्स अलग हैं। फिर मुगल किंग्स लोग को भी कुछ ट्राइब्स फॉलो करती हैं, कुछ ट्राइब और मुगल किंग्स लोग और नॉर्मल किंग्स लोग ट्राइब्स पर अटैक करके उनकी चीजें कब्जा कर लेते हैं। अब सोसाइटी कैसे बदल रही है, नई-नई कास्ट कैसे इंट्रोड्यूस हो रही है। पहले वर्णा सिस्टम में कितनी कास्ट थी? 4. 4। ब्राह्मण, 4. क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। धीरे धीरे सोसाइटी बड़ी होने लगी, यानी अब हम मॉडर्न ईरा की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब सोसाइटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो नए नए लोगों की जरूरत पड़ने लगी, जिनको नई चीजें आती हो, जिनके पास नई स्किल्स हो। फॉर एग्जाम्पल लॉयर, टीचर, डॉक्टर, हकीम जिनको बोलते थे। बड़े नए नए लोगों की जरूरत पड़ने लगी जिनको नई नई चीजें आती हो। स्मॉलर कास्ट और जातीज वर्णास के अंदर फिर इमर्ज हो गई। यानी पहले सोसाइटी केवल वर्णास में डिवाइडेड थी, आप या तो ब्राह्मण है, या तो क्षत्रिय, या तो वैश्य, या तो शूद्र है। फिर इन वर्णास के अंदर भी जाति आने लगी। आज हम लोग जाति फॉलो करते हैं कि नहीं, कास्ट। ब्राह्मण्स के अंदर भी बहुत तरह की कास्ट है, कौन से ब्राह्मण है, किस इलाके में रहते हैं। धीरे धीरे वर्णास के अंदर जाति सिस्टम भी आने लगी। ठीक है, जो नई कास्ट आने लगी वो यानी ब्राह्मणों के खुद के अंदर बहुत तरह की जाति आ गई। कोई तिवारी है, कोई मिश्रा है, कोई ठाकुर, मतलब, और उसके अलावा कोई अग्निहोत्री है। उसी तरह ठाकुरों में कोई सिंह है, कोई चौहान है। समझ रहे हो ना क्या बात बोल रही हूँ? क्षत्रियास के अंदर भी अलग-अलग जाति आने लगी, और ब्राह्मण और अलग-अलग वर्ण के अंदर लोग अलग-अलग जाति इंट्रोड्यूस करने लगे। क्योंकि जब सोसाइटी बड़ी होने लगी तो और लोगों की जरूरत पड़ने लगी, और अलग-अलग काम करने वाले लोगों की जरूरत पड़ने लगी। एक वर्ण के अंदर जातियां ही बनने लगी। जैसे जो वैश्य है उसके अंदर कुछ लोग सुनार बन गए, कुछ लोग जो है वो लोग कारीगर बन गए, कुछ लोग लोहार बन गए। ट्रेडर्स के अंदर भी अलग-अलग जातियां होने लगी। ठीक है, on the other hand, many tribes and social groups were taken into the caste-based society and given the status of जाति। इसके अलावा बहुत सारे ट्राइब्स और अलग तरह के ग्रुप को भी लोग अपनी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करने लगे। मतलब कि पहले ट्राइब्स बाहर रहती थी, फिर धीरे धीरे कुछ ट्राइब्स नॉर्मल सोसाइटी का पार्ट बन गए, उनको अलग जातियां दे दी गई। यानी बाहर से लोग इंट्रोड्यूस होते जा रहे, सोसाइटी में नए नए लोग आते जा रहे हैं और सबको नई नई जाति मिलती जा रही है। कुछ लोग स्मिथ बन गए, कुछ लोग कारपेंटर बन गए, कुछ लोग मेसन्स बन गए। सब लोग अलग अलग जातियों से रिकॉग्नाइज किए जाने लगे। जातीज के अंदर जो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो सोसाइटी वर्ण के बेसिस पर डिवाइडेड थी, वो सोसाइटी किस बेसिस पे डिवाइड होने लगी? जाति के बेसिस पर।
सब लोग जाति का सिस्टम फॉलो करने लगे, फिर लोग केवल अपने कास्ट में ही शादी करने लगे। धीरे धीरे जो वर्णा का सिस्टम था वो जाति में यानी और कॉम्प्लेक्स हो गया, एक वर्ण के अंदर ढेर सारी जाति आ गई। तुम लोग खुद लोगों भी जानते होगे ना कास्ट के बारे में, कोई किसी कास्ट का है, कोई किसी कास्ट का है, और तुम लोगों के मम्मी पापा बोलते होंगे ये हमारी कास्ट को बिलोंग करते हैं। ये वही वाला सिस्टम है कि सब लोग की जो कास्ट है, कास्ट के बेसिस पर अब लोग पूरी सोसाइटी में कास्ट के हिसाब से रहते हैं। सब कास्ट वाले अपने हिसाब से काम करते हैं और दूसरे कास्ट वालों को अलग तरह का काम दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? चलो रिजॉइन करो, फिर बात करते हैं, 1 मिनट बचा है।